गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन क्रोनिंग पेनिंग मॉडल का अध्ययन करेंगे। इससे पहले क्रोनिंग पेनिंग मॉडल ने किस प्रकार से न्यू अज्यूम्पशन दी, किस प्रकार से बैंड्स के बारे में समझाया, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सॉलिड्स जो कि नंबर ऑफ एटम्स का ग्रुप रहता है, लैटिस के रूप में एटम एक निश्चित सिमेट्रिक रूप में स्थित रहते हैं। सबसे पहले सॉलिड्स में इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को समझाने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल प्रदान किया गया। फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है क्लासिकल थ्योरी के द्वारा, जिसको मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन से अपन एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा मैं कहूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा, जिसमें फर्मी डिराक थ्योरी का यूज करते हुए अपन इलेक्ट्रॉन के बारे में बताते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि कोई भी थ्योरी सम अजम्पशंस के ऊपर, या मैं कहूँ कुछ पोस्टुलेट्स के ऊपर आधारित रहती है। ये पोस्टुलेट्स या अजम्पशंस आर नॉट रिलेटिविस्टिक, ये पूर्णतः सत्य हो, या अपन कहें कि टोटल अजम्पशंस एक कंप्लीट हो। कंप्लीट मीन्स कि उसमें दूसरा ऐड नहीं हो सके। कुछ अजम्पशंस में जो कमी रहती है, कंप्लीट नहीं होने के कारण उसमें कुछ चेंजेस होते रहते हैं। उस चेंजेस के कारण से नई थ्योरी डेवलप्ड होती है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल में कुछ कमियां थी, कुछ अजम्पशंस जो माने उसमें कुछ कमी रही थी। वो कमियां क्या क्या थी कि फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल में इलेक्ट्रॉन के ग्रुप्स को लेकर चले और माना कि उनके मध्य इंटरेक्शन शून्य था, कि उनके मध्य पोटेंशियल नहीं होता। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक गैस की भांति व्यवहार करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल कहते हैं। मैंने कुछ दर्शाए भी यहाँ पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। लेकिन सॉलिड्स में तो अपने को मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स के अलावा आयंस रहते हैं। लैटिस में बेसिस जो होते हैं, बेसिस एटम होते हैं, या अपन आयन कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के अलावा उसमें जो आयन होते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन गैस में वो आयन कंसिडर्ड नहीं किए जाते। इसी कारण से आयन को कंसिडरेशन नहीं करने के कारण से क्लासिकल थ्योरी या फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल, जो क्वांटम मैकेनिक्स जिसमें आ रही है, वो सॉलिड्स की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है, जिसमें कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर आते हैं, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। इनके मध्य जो बैंड के आधार पे अपन ये व्यक्त करते हैं कि ये सॉलिड कंडक्टर होगा, या सेमीकंडक्टर होगा, या इंसुलेटर होगा। इस फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल के द्वारा ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते, या अपन कहें ये इसमें ड्रॉबैक्स थे। दूसरा, होल कोफिशिएंट्स में जो पॉजिटिव कोफिशिएंट आते हैं, नेगेटिव होल कोफिशिएंट आते हैं, उसका एक्सप्लेन भी इस फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल सिद्धांत के द्वारा नहीं कर सकते। तो इसको समझाने के लिए आगे जो फिजिसिस्ट आए, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के अलावा सॉलिड्स में आयंस को भी कंसिडर किया
कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन मोशन करता है तो नंबर ऑफ आयंस के पास से होकर गुजरता है। आयंस आपको मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज उस पर रहेगा, अगर मान के चल रहे हैं उस पर चार्ज रहता है। जब इलेक्ट्रॉन इस आयंस के पास से गुजरता है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं, तो उनके मध्य इंटरेक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य इंटरेक्शन और इलेक्ट्रॉन और आयन के मध्य इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन होने के कारण उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, कि पोटेंशियल एनर्जी उसमें जीरो नहीं होगा, या अपन कहें कि उसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। किसी एटम के लिए पोटेंशियल को अपन इस ग्राफ से भी समझ सकते हैं। मैंने एक डॉट जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये डॉट सिंपल एक एटम को रिप्रेजेंट करता है। फिर एक एटम का जो अपन कहें कि पोटेंशियल ग्राफ जो आता है वो इस प्रकार से आ रहा है, जैसा आप देख ही रहे हो, दिस दिस एंड दिस। पहला वाला टर्म अपन कहें कि ये वाला टर्म रिप्रेजेंट करता है अट्रैक्शन को, और दूसरा जो अपने पास रिप्रेजेंट करता है जीरो से नीचे वाला, अगर इसको अपन जीरो माने मोल पोजिशन, तो ये रिप्रेजेंट करता है अपने को रिपल्सन को। दिस इज द स्टैंडर्ड डायग्राम, आप पहले भी देख चुके होंगे फॉर सिंगल एटम। लेकिन सॉलिड तो नंबर ऑफ एटम्स का समूह होता है। अगर वन डायमेंशनल लैटिस को अपन कंसीडर करें तो एक एटम के बाद दूसरा एटम, दूसरे के बाद तीसरा, एंड सो ऑन, इस प्रकार से चलते रहते हैं। एक एटम का जो ग्राफ आता है आप देख रहे हैं, दूसरे एटम का इस प्रकार से, तीसरे एटम का इस प्रकार से, चौथे का इस प्रकार से। अब क्योंकि लैटिस में निश्चित सिमेट्री रहती है कि वहाँ पे एटम्स निश्चित पॉइंट्स के ऊपर लोकेटेड रहते हैं, जिसके कारण से जो एक ग्राफ है ये सेम आएगा, चाहे आप एक्स एक्सिस में जाओ, चाहे वाई में जाओ, चाहे जेड एक्सिस में जाओ, सिमेट्रिक रूप से ये ग्राफ आएगा। जब ये ग्राफ आएगा तो अपन कंक्लूजन क्या निकालें कि जो पोटेंशियल अपने पास है, जो पोटेंशियल ए के ऊपर है वही पोटेंशियल एक्स प्लस ए के ऊपर होगा। या सिंपल अपन कहें कि पोटेंशियल पीरियोडिक होगा, वी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू वी ऑफ ए, या वी ऑफ एक्स में कहूँ इसको, वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वी एक्स प्लस ए। ये यहाँ पे लैटिस कांस्टेंट है, जाल अंतराल जिसको अपन बोलते हैं, या पीरियोडिसिटी जिसको मैं यहाँ पे कह सकता हूँ। इस प्रकार से ए डिस्टेंस के ऊपर सिमेट्रिक है तो पोटेंशियल पीरियोडिक होगा। ये कंक्लूजन किसने निकाला? क्रोनिंग पेनिंग ने, कि सॉलिड्स के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को समझने से पहले उस सॉलिड्स में पोटेंशियल कैसा होगा, तो पोटेंशियल एक पीरियोडिक पोटेंशियल होगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट कंक्लूजन गिवन बाय द क्रोनिंग पेनिंग। इसके बाद अपन इसको ब्रॉड व्यू में देखें कि वो ग्राफ अपने पास आता है, ऊपर वाले टर्म को नहीं, अपन रिपल्सिव को अगर लेके चल रहे हैं, पास पास अगर अपने पास एटम्स हैं, कल मैंने चर्चा की थी कि बैंड्स किस प्रकार से बनते हैं। पास पास जो अपने पास आते हैं दो एटम, तो उनका ग्राफ इस प्रकार से आता है। ए उन दोनों एटम्स के मध्य का अंतराल है, तो ग्राफ की जो कोई शेप अपने पास बन रही है, जैसा आप देख रहे हैं, दिस इज शेप, दिस दिस एंड दिस। यहाँ पे जो डॉटेड लाइन में दर्शा रखी है, इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है नेगेटिव व्यू में। ये जो ऊपर की लाइन है जीरो को रिप्रेजेंट कर रही है, और नीचे अपने पास नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है, कि वहाँ पे एक नेगेटिव पोटेंशियल है, इसका मतलब बाउंड स्टेट है, इसका मतलब वहाँ पे एक बैरियर है। और सिमेट्रिक व्यू से ये बैरियर अपने पास सिमेट्री के अकॉर्डिंग पाया जाता है। तो इसको किस प्रकार से अपन एक पोटेंशियल व्यू में दर्शाएं, तो दर्शाने के लिए ये माना कि ठीक है अपने को एक्सपोनेंट ये दिख रहा ग्राफ एक स्क्वायर पोटेंशियल की भांति है, इसको डॉटेड डॉटेड करो, स्क्वायर में रिप्रेजेंट करो, दिस वैल्यू, दिस दिस एंड सो ऑन। यहाँ भी इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करें,
दिस। तो ये जो स्क्वायर प्रकार से अपने को पोटेंशियल दिखता है उसको इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। माने कि स्क्वायर का जो एम्पलीट्यूड है पोटेंशियल का वो V0 है, अधिकतम पोटेंशियल V0 है, जो कि पोटेंशियल बैरियर को रिप्रेजेंट करता है। जिसको पोटेंशियल बैरियर V0 से मैंने ऊपर दर्शाया, इसको V0 बैरियर उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे अपने को एक स्क्वायर वेव की भांति पोटेंशियल मिलता है, अर्थात पोटेंशियल पीरियोडिक पोटेंशियल है। यहाँ अगर इसको अपन दर्शाएं कि ये जो पोजीशन है इसको मूल बिंदु 0 माने, वाई एक्सिस पे Vx और एक्स एक्सिस पे अपन x माने, तो इस प्रकार से अपने पास जो ग्राफ आया है ऊपर वाले फिगर से, तो अपन देख रहे हैं कि 0 से यहाँ पे अपने पास क्या है 0, यहाँ पे क्या है अपने पास 0, लेकिन इनके मध्य जो अपने पास आ रहा है ये वाला फील्ड, अपन कहें ये वाला फील्ड, यहाँ पे पोटेंशियल V0 है, दिस रिप्रेजेंट द V0। तो सिमेट्रिक के रूप से अपन इस प्रकार से पोटेंशियल को समझ सकते हैं। फिर अपन कंक्लूजन निकाले, Vx इज इक्वल टू 0। 0 कब होगा उपरोक्त फिगर के अकॉर्डिंग, जब x का मान किन किन के मध्य हो, 0 से a के मध्य हो। Vx इज इक्वल टू V0 जब x का मान क्या हो 0 और माइनस b के मध्य हो। तो इस प्रकार से इसको डिनोट कर सकते हैं। वेन x का मान 0 से a के मध्य है तो पोटेंशियल 0, x का मान a और b के मध्य है तो अपन के पोटेंशियल अपने पास क्या है, इसको a नहीं लिख करके मैं लिखूं कि यहाँ पे 0 से b अगर मैं करूँ, 0 में करूँ यहाँ पे 0 से x और x और के b के मध्य अपने पास है, क्योंकि यहाँ 0 b अपन लेके चल रहे हैं तो पोजीशन अपने पास आएगी, यानी कि V0। दिस वॉज कंसिडर्ड बाई क्रोनिग-पेनिंग मॉडल। और क्रोनिग-पेनिंग मॉडल ने ही बैंड्स के बारे में बताया, जो कंडक्शन वैलेंस बैंड बनते हैं उन्हीं का एक्सप्लेन सर्वप्रथम क्रोनिग ने किया। इसलिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो कि बैंड स्ट्रक्चर को समझाता है। अब चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, या अपन कहें कि फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल में किसी पार्टिकल को एक प्लेन वेव के द्वारा दर्शाया जाता है। साई के आर इज इक्वल टू वेव फ्लन अपने पास आता है e⁻⁴ आर की जगह अपन एक्स ले लेते हैं अगर एक वन डायमेंशनल केसेज है। ये प्लेन वेव के समीकरण को रिप्रेजेंट करता है। प्लेन वेव तब आता है जब पार्टिकल्स के मध्य कोई पोटेंशियल नहीं होता, जैसा कि फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल में। दिस इज द आइडियल e⁻⁴ प्लेन वेव। लेकिन सॉलिड्स के अंदर तो क्रोनिग-पेनिंग ने बताया कि पोटेंशियल एक पीरियोडिक पोटेंशियल है। इस पीरियोडिक पोटेंशियल होने के कारण ये जो प्लेन वेव का जो फंक्शन आता है, ये प्लेन वेव नहीं होकर के दूसरा कुछ वेव फंक्शन आना चाहिए। तो सर्वप्रथम इस वेव फंक्शन के बारे में ब्लोच ने बताया था। जैसा अर्लियर लेक्चर में अपन ब्लोच थ्योरम पढ़ चुके हैं। ब्लोच ने क्या कहा कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी पीरियोडिक पोटेंशियल में मोशन करता है तब उसका वेव फंक्शन एक मॉड्यूलेटेड वेव फंक्शन होना चाहिए। तो प्लेन वेव जो अपने पास e⁻⁴ है उसको मल्टीप्लाई किया अपन ने क्यू के एक्स, जैसा कल अपन देख चुके हैं क्यू के एक्स। दिस क्यू के एक्स इज द पीरियोडिक फंक्शन। तो अब अपने को जो वेव फंक्शन अपन जो इसमें काम में लेंगे क्रोनिग-पेनिंग मॉडल में, वो ब्लॉक फंक्शन काम में लेंगे, साई एक्स इज इक्वल टू यू के एक्स e⁻⁴ अब अपन थोड़ा सा इसको देखें क्रोनिग-पेनिंग मॉडल को। तो क्रोनिग-पेनिंग मॉडल में सर्वप्रथम इन्होंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को पीरियोडिक पोटेंशियल के अंतर्गत स्टडी किया। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिहेवियर आपको मालूम है कि सॉलिड्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वही सॉलिड के अंदर मोशन करते हुए माने जाते हैं। वहाँ पे पोटेंशियल कैसा होगा, पीरियोडिक पोटेंशियल। इस पीरियोडिक पोटेंशियल के बारे में क्रोनिग ने बताया तो इसका एक्सप्लेन किया।
एक्सप्लेन करने के लिए इसमें जो कंक्लूजन आएगा लास्ट में, बैंड्स के बारे में क्रॉनिंग पेनिंग मॉडल बताया है, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किए गए थे। क्रॉनिंग ने माना कि सॉलिड्स के अंदर पोटेंशियल पीरियोडिक होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस फिगर में। यहाँ पे जो मैक्सिमम पोटेंशियल है अपन V0 मानते हैं, एक स्क्वायर वेव की भांति अपने पास है। पीरियोडिक जहाँ टर्म आती है, इसका मतलब वहाँ अपन एक वेव की भांति व्यवहार करते हैं। ये अपने पास मूल बिंदु है, यहाँ पे A है, ये अपने पास B है। जो V0 की विड्थ अपन देख रहे हैं एक तरह से, वो B है। तो 0 से A के मध्य पोटेंशियल अपने पास क्या है, 0। और A से B के मध्य जो पोटेंशियल है, या इस तरफ अपन कहें 0 से -B के मध्य जो पोटेंशियल है, वो अपने पास V0 है। इसको मैथमेटिकल अपन इस प्रकार से नोट कर सकते हैं, जैसे पहले भी अपन ने देखा, दिस वैल्यू। क्लियर? तो यहाँ पे अपन कहें कि जो टाइम पीरियड आता है उसी की भांति कि यहाँ पे निश्चित अंतराल क्या होगा जहाँ पे एक वेवलेंथ कंप्लीट होती हो, जहाँ पे एक कंप्लीट अपन कहेंगे टाइम पीरियड कंप्लीट होता हो t। तो अपन देख रहे हैं कि पार्टिकल मोशन -b से a, फिर सेम अपने पास आती है। तो टोटल जो अंतराल अपने पास हुआ वो अपने पास a + b, ये पीरियोडिसिटी को रिप्रेजेंट करता है इस पोटेंशियल में, a + b। इसके बाद सेम पोजीशन, नेक्स्ट a + b के बाद सेम पोजीशन, a + b के बाद सेम पोजीशन। तो यहाँ पे b + a आज जो दिखा रखा है, ये पीरियोडिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसमें एक साइकिल कंप्लीट होता है, या अपन कहें एक वेवलेंथ के बराबर की डिस्टेंस कवर होती है, या फेज का मान इसमें 2π चेंज होता है। अब चूंकि ठीक है, पोटेंशियल आ गया, क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा इसको सोल्व करते हैं, जैसे क्रॉनिंग पेनिंग मॉडल ने किया। तो क्वांटम मैकेनिक्स में अपन श्रोडिंजर इक्वेशन काम में लेते हैं। श्रोडिंजर इक्वेशन के बारे में आप सभी जानते हो। सबसे पहले अपन इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पे दो फील्ड अपन ने माने हैं, एक मैं psi1 वाला कहूँ, एक psi2 कहें। एक जो फील्ड अपने पास है वो आप देख रहे हैं 0 से a, ये वाला फील्ड। दूसरा जो फील्ड है अपने पास psi2 है, माना इसमें वेव फंक्शन psi1 है, इसमें वेव फंक्शन psi2 है। एक में पोटेंशियल 0 है, दूसरे में पोटेंशियल क्या है, V0। इसी को कंसिडर करते हुए अपन श्रोडिंजर इक्वेशन लिखते हैं। श्रोडिंजर इक्वेशन फॉर बोथ रीजन, फर्स्ट के लिए del स्क्वायर psi1 अपॉन del x स्क्वायर प्लस 2mes क्रॉस psi1 इज इक्वल टू 0। और दूसरे के लिए del स्क्वायर psi2 अपॉन del x स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर ब्रैकेट e माइनस V0 psi2 इज इक्वल टू 0। अब समीकरण एक में 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, इसको क्या लिखते हैं आप सभी को मालूम है, अल्फा स्क्वायर। और यहाँ 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e माइनस V0, इसकी जगह अपन क्या डिनोट कर दिया, माइनस बीटा स्क्वायर, क्योंकि बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आप देखो V0 माइनस e आएगा। जैसे अपन देखें इसमें बीटा इज इक्वल टू 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर V0 माइनस e। ये इसको मैंने अंडर रूट नहीं लगाया, अंडर रूट आएगा इसमें सिमिलर वे, इस प्रकार से दिस इज अंडर रूट अल्फा इज इक्वल टू 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। तो अपने पास समीकरण नंबर 1 आया, समीकरण नंबर 2 आया। अल्फा बीटा को अपन ने वैसे ए दे दिया समीकरण। तो दो समीकरण अपने को प्राप्त हुए, ए एंड बी, दिस इज ए एंड दिस इज नॉट ए, समीकरण नंबर 1 एंड समीकरण नंबर 2। अब अपन क्या करेंगे, जैसा कि आप करते हुए आए हैं किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, इनको सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, दिस इज द कॉम्प्लिकेटेड, आप देखिएगा। तो इसमें जो वेव फंक्शन अपने पास होगा, जैसे ब्लॉक ने बताया कि हाँ ब्लॉक वेव फंक्शन काम में लिया जाएगा। क्रॉनिंग पेनिंग मॉडल ने या क्रॉनिंग पेनिंग ने ब्लॉक फंक्शन को काम में लिया। ब्लॉक फंक्शन आप सभी जानते हैं, साई एक्स इज इक्वल टू यू के एक्स ई की पावर आइटा के एक्स। अब प्रथम
रीजन में जो वेव फंक्शन है, वेव फलन है, उसको साई वन में, साई वन इज इक्वल टू क्या होगा, u1x ई की पावर आइटा के एक्स। यहाँ आप मैं बताना चाहूँगा कि k अपने पास क्या है, जो ई की पावर आइटा के एक्स में है वेव प्रोपोगेशन है। ये k तो सिंपल, दूसरा जो यू के एक्स ब्लॉक जो फंक्शन है उसमें कि 1 2 3 4 को रिप्रेजेंट करता है, एक नंबर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। साई वन एक्स इज इक्वल टू यू वन एक्स ई की पावर आइटा के एक्स एंड साई टू एक्स इज इक्वल टू यू टू एक्स ई की पावर माइनस नोट माइनस आइटा के एक्स। समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 प्राप्त हो गए। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 3 से डेल साई वन अपॉन डेल एक्स एंड डेल स्क्वायर साई वन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे। मान ज्ञात कर करके इसको समीकरण 1 में पुट कराएंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि इसको हल करेंगे। हल करने के बाद जो अपने पास आता है वो मैं इसमें डायरेक्ट लिख रहा हूँ, थोड़ा लेंथी है, आप करके देख लेना। इक्वेशन 1 में अपन रखेंगे तो अपने पास ये इक्वेशन प्राप्त हुई, डेल स्क्वायर यू वन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2ik डेल यू वन अपॉन डेल एक्स प्लस एल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर यू वन इज इक्वल टू 0। इसको दिया समीकरण नंबर 5। इसी प्रकार से अब क्या ज्ञात करेंगे, डेल साई टू अपॉन डेल एक्स एंड डेल स्क्वायर साई टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे। किससे करेंगे, समीकरण नंबर 4 से ज्ञात करेंगे। जैसा कि समीकरण नंबर 4 आप देख रहे हैं यहाँ से, समीकरण नंबर 4 मान ज्ञात करके, समीकरण से ज्ञात करके समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। अब समीकरण नंबर 2 क्या है वो आपको पता ही है, अभी अब निकाला है, जिसमें बीटा स्क्वायर आता है। समीकरण नंबर 2 समीकरण 2 में रख के इसको हल करने पर जो डायरेक्ट मान आता है उसको अपन लिखते हैं, ये आया अपने पास डेल स्क्वायर यू टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2ik डेल यू टू अपॉन डेल एक्स माइनस ब्रैकेट बीटा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ब्रैकेट यू टू इज इक्वल टू 0, जिसको अपन दिया समीकरण नंबर 6। अपन ने क्या किया, सिंपल रीजन फर्स्ट और सेकंड के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिखे, फिर अपन ने माना कि इनका हल ब्लॉक वेव फंक्शन है। ब्लॉक वेव फंक्शन से डेल साई अपॉन डेल एक्स और डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात किया और समीकरणों में रख करके उसको सोल्व किया या इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद अपने को समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6 प्राप्त होते हैं। अब जो समीकरण नंबर 5 और 6 अपने को प्राप्त होता है, जैसे समीकरण 6 तो आप यहाँ देख रहे हैं और 5 अपने पास ऊपर है, दिस इज समीकरण नंबर 5। ये अपने पास समीकरण नंबर 5 और ये अपने पास है समीकरण नंबर 6। अब इसको भी अपन हल कर रहे हैं, इसमें u1 और u2 आ गया। u1 और u2 क्या है, ब्लॉक फंक्शन। अब माना कि समीकरण 5 और 6, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर के, इसको भी अपन हल करेंगे कि इनके हल अपने पास निम्न है। जैसा कि आप मैथमेटिक्स में करते हुए आए हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आप सोल्व करते हो तो मैंने बताया कि इसको सोल्व करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। इसमें ये भी एक तरीका है कि इसका हल अपन ये मानते हैं, क्या मानते हैं, जैसे समीकरण 5 का हल माना कि u1 इज इक्वल टू ए ई की पावर आइटा एल्फा माइनस के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एल्फा प्लस के एक्स, जिसको समीकरण नंबर 7 दिया। किसका हल है, समीकरण 5 का। इसी प्रकार से समीकरण 6 का हल अपन ने माना कि u2 इज इक्वल टू सी ई की पावर बीटा माइनस आइटा के एक्स प्लस डी ई की पावर माइनस बीटा प्लस आइटा के एक्स, जिसको समीकरण नंबर 8 दिया। ए बी सी डी जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ए बी सी डी यहाँ पे कोफिशिएंट्स है, जिसका मान अपन ज्ञात करें तो समीकरण u1 एवं u2 ज्ञात कर सकते हैं। यह इसका दूसरा रिव्यू है कि किस प्रकार से u1 और u2 का मान अपन ज्ञात करेंगे। अब क्या करेंगे, जिस प्रकार से समीकरण 1 और 2 में साई वन एवं डेल साई अपॉन डेल एक्स या डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का मान रखा, उसी प्रकार से यहाँ पर डेल u2 अपॉन डेल एक्स, डेल स्क्वायर u2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एंड u2 का मान इसमें अपन रखेंगे। रखकर इसको हल करेंगे तो अपने पास क्या आता है, या फिर अपन कहें
पहले इसकी वैल्यू रखते हैं, उसके बाद अपन देखते हैं। ABCD कैन बी डिटरमाइंड बाय द बाउंड्री कंडीशन। इसमें कहें कि U1 और U2 का मान अभी नहीं रख करके पहले बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की, या बाद में बाउंड्री कंडीशन अपन अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट, अभी बाउंड्री कंडीशंस क्या होती है, पहले BSc में पढ़ा होगा आपने कि बाउंड्री के ऊपर फलन कंटिन्यूस रहता है तथा उसका डेरिवेटिव्स भी कंटिन्यूस होता है। पहले अपन इसमें बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, फिर उसको हल करेंगे। अब बाउंड्री कंडीशन जो अपन लगा रहे हैं वो आपको पता है कि x इज इक्वल टू 0 के ऊपर U1 इज इक्वल टू U2 एवं डेल U1 अपॉन डेल x इज इक्वल टू डेल U2 अपॉन डेल x। कि बाउंड्री के ऊपर फलन तथा उनके डेरिवेटिव्स का मान एक समान होता है, कंटिन्यूस फलन होते हैं। उसी प्रकार से x इज इक्वल टू a के ऊपर U1 इज इक्वल टू U2, क्योंकि x इज इक्वल टू a जब अपन रख रहे हैं वहाँ पर तो अपने को जो प्राप्त होता है बाउंड्री अपने को, सॉरी थोड़ा मैं उल्टा बोल गया इसमें, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर पहले अपन ने समीकरण 9A और 9B प्राप्त किया। अब x इज इक्वल टू a के ऊपर अपने पास जो कंडीशन अपन देखेंगे पोटेंशियल, स्क्वायर वेव पोटेंशियल, वहाँ पे U1 इज इक्वल टू U2 एंड सेकेंड डेल स्क्वायर U1 अपॉन डेल x एंड डेल U2 अपॉन डेल x। अब यहाँ पे एक पॉइंट के ऊपर x इज इक्वल टू a आ रहा है, दूसरे फील्ड में अपने पास -b आ रहा है। इन बाउंड्रीज के ऊपर इनका मान, फलन का मान तथा उसके डेरिवेटिव्स का मान एक समान होता है। दिस इज द बाउंड्री कंडीशंस। इनको अपन अप्लाई करें, समीकरण 7, 8, 9 को काम में लेने पर अपने को प्राप्त होता है a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। क्योंकि आप जो समीकरण आप देखोगे, थोड़ा ऊपर अपन देखते हैं, नोट समीकरण 7, 8 समीकरण अपने को जो प्राप्त हो रहे हैं 7 और 8, इसी को अपन काम में लेंगे, बाउंड्री कंडीशंस के इक्वेशन को काम में लेकर के। तो अपन लिखे 7, 8 एवं समीकरण 9 को काम में लेने पर प्रत्येक के लिए अपन करेंगे, उसको सोल्व करेंगे तो प्राप्त होगा a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। ये माना समीकरण अपने पास 10 है। इसी प्रकार से 9b समीकरण को काम में लेते हुए अपने को प्राप्त होता है दिस इक्वेशन। इसके बाद 9c को काम में लेंगे तो अपने को ये समीकरण प्राप्त होगा, 9d को अपन काम में लेंगे तो ये समीकरण प्राप्त होगा। थोड़ा मैथमेटिकल है, इसको आप करके देखना, सिंपल मान रखने हैं और इक्वेशन अपने को प्राप्त होंगे समीकरण नंबर 10, समीकरण नंबर 11, समीकरण नंबर 12, समीकरण नंबर 13। समीकरण 10 में आप देख रहे हैं a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। फिर अपने को नेक्स्ट समीकरण प्राप्त होता है। इसके बाद ये समीकरण अपने को प्राप्त होंगे दिस इक्वेशन, जिनको नंबरिंग दी हुई है 10, 11, 12 एंड 13। इसके बाद समीकरण 10, 11, 12, 13 में ABCD जो कोफिशिएंट्स है इनके डिटर्मिनेंट का मान 0 के समान होना चाहिए। मैंने बताया कि अपना मेन उद्देश्य है कि जो प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं उसका हल प्राप्त करें, उसके बारे में इंफॉर्मेशंस जानें। क्वांटम मैकेनिक्स तो काम में लेते हैं तथा जो श्रोडिंगर इक्वेशंस आते हैं उसको आप किसी प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, जैसे अपने कोई चीज़ लगे। तो यहाँ पे जो मेथड अपन देख रहे हैं कि इनके डिटर्मिनेंट का मान अपन ने को 0 किया, 0 करने के बाद रिलेशन क्या आता है, समीकरण 10, 11, 12, 13 से देखिएगा। समीकरण 10 में जैसे आप देख रहे हैं AB प्लस सी डी, यानी कि ABCD का जो कोफिशिएंट है अपने पास 1, 1, 1 है। फिर समीकरण 11 में
ए बी सी डी के जो कोफिशिएंट्स हैं वो अपन ने यहाँ रखे हैं, दिस e की पावर आयोटा अल्फा माइनस के ए, e की पावर माइनस आयोटा अल्फा प्लस के, e की पावर माइनस बीटा माइनस आयोटा के बी एंड e की पावर बीटा प्लस आयोटा के बी। सिमिलर वे नेक्स्ट भी अपन समीकरण 12-13 से इनके कोफिशिएंट्स का मान यहाँ रखते हैं और उसको 0 के बराबर करते हैं। डिटर्मिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट को सोल्व करने का मैथमेटिकल तरीका है, इसको सोल्व करने के बाद जो स्टैंडर्ड अपन प्राप्त करते हैं वो अपने को ये प्राप्त होता है इक्वेशन बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा बीटा साइन एच बीटा बी साइन अल्फा ए प्लस कोस एच बीटा बी कोस अल्फा ए इज इक्वल टू कोस के ब्रैकेट ए प्लस बी। अब ये याद रखना क्योंकि जो डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं काफ़ी लंबा है, इसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो अपन रखते हैं वो रिजल्ट अपने को ये मिलता है। अब इसमें अपन क्या करेंगे, ड्राग डेल्टा कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ड्राग डेल्टा कंडीशन आप जानते हो, ड्राग डेल्टा अपने पास क्या होता है कि किसी फलन के ऊपर जब b इज इक्वल टू 0 हो, यहाँ पे जो अपन अप्लाई कर रहे हैं, तब माना v0 अपने पास क्या है, बहुत ज़्यादा है, इन्फिनिटी। लेकिन टोटल जो उसका मल्टीप्लिकेशन आता है v0 भी अपने पास क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, जो कि फाइनाइट है। फर्स्ट अपन b इज इक्वल टू 0 अगर अप्लाई करते हैं तो साइन एच बीटा बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा बी तथा कोस एच बीटा बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, क्योंकि कोस 0 का मान 1 होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू। सेकेंड, जब v0 को अपन इन्फिनिटी माने, बहुत ज़्यादा माने, इसका मतलब v0 ग्रेटर देन ऑफ e। जो समीकरण फर्स्ट में अपन ने a दिया था उसमें से अपन जो समीकरण बीटा का मान जो अपन देखें उस बीटा में v0 और e आता है। अब चूंकि v0 अपने पास बहुत ज़्यादा है, e वाली वैल्यू को अपन इग्नोर करते हैं, e को यानी कि अल्फ़ा में जो अपने पास e आता है उसको इस कंपैरिजन मिश्रम में बीटा का मान अल्फ़ा से बहुत ज़्यादा होगा, बीटा v0 पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको अपन लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट इक्वल टू बीटा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फ़ा बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल हुआ, बीटा अपॉन 2 अल्फ़ा। क्लियर। अब ये उपरोक्त समीकरण में मान रखने पर और सिंप्लीफाई करने पर ये मान रखा, बीटा अपॉन 2 अल्फ़ा माइनस बीटा बी साइन अल्फ़ा ए प्लस कोस अल्फ़ा ए इज इक्वल टू कोस के ए। पहले वाले टर्म में अल्फ़ा अपन कहें कि ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर अपने को प्राप्त हुआ बीटा स्क्वायर ए बी अपॉन 2 अल्फ़ा ए साइन अल्फ़ा ए प्लस कोस अल्फ़ा ए प्लस कोस के ए। लास्ट में इतना कुछ करने के बाद अपने को जो समीकरण प्राप्त हुआ वो अपने को ये प्राप्त हुआ। अब इससे भी अपने को कहें कि कोई इसका फिजिकल मीनिंग नहीं निकला, इसका फिजिकल मीनिंग निकालने के लिए अब इसको भी सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व तो अपन साई 1 साई 2 का मान निकाल रहे थे, उससे अपने पास ये नेक्स्ट रिलेशन आया, उससे अपने पास नेक्स्ट रिलेशन आया और लास्ट में सबसे लास्ट में अपने पास ये रिलेशनशिप आया सोल्व करने के बाद। अब इसको अपन कैसे सोल्व करें, इसको जो अपन सोल्व करेंगे तब इसका कुछ ना कुछ फिजिकल मीनिंग आएगा, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू। इसका जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है आप करके देखना, जो टर्म मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखी है लेकिन आप करके देखना। थैंक यू।